नमस्कार। आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, चाहे टेट, सुपर टेट या आपकी केंद्रीय नवोदय से संबंधित जितने भी, या बीएड के लिए भी, या इसको तो शिक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके बारे में सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसी से हमारे समाज का निर्माण, विकास, प्रगति होगी। और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था उसी के अनुरूप चलती है। तो आप देखें, पहले जो शिक्षा नीति बनी 1968 में बनी, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय इनके अध्यक्ष थे DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति बनी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, श्री राजीव गांधी जी जो अब दुनिया में नहीं रहे, इंदिरा गांधी जी भी अब नहीं दुनिया में रही, हालांकि समय सबका आता है जाता रहता है। तो इस तरीके से अब दोनों लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर यशपाल जी 1992 में एक तरीके से लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका मसौदा आपको NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में भी इसका है कि भाई कहाँ से लिया गया, शिक्षा बिना अधिगम बोझ के या अधिगम बिना बोझ के, तो यहाँ से लिया गया। तो ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन उस परिवर्तन को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन तीसरी जो नई शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद, इसे आप याद रखेंगे, 34 वर्षों बाद जो आपकी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, उसमें 10+2 की बात की गई। लेकिन जो नई शिक्षा नीति बनी 2020 में, इसमें 5+3+3+4 की बात की गई। ये पढ़ाई 3 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाएगी और इसमें 15 वर्ष का समय लगेगा। 34 वर्षों बाद एक तरीके से आप 1986 से लेकर और 2020 में, यानी 34 वर्षों बाद ये शिक्षा नीति लागू हुई। और इसके अध्यक्ष, जो इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी थे, के कस्तूरी रंगन भी उनको कहा जाता है शॉर्ट में, के कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन, ये इसरो के अध्यक्ष थे, के कस्तूरी रंगन। तो यहाँ भी आप याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। जैसे आप पहले 1968 की शिक्षा नीति में DS कोठारी आपको याद रहेगा, वहाँ पे भी ये नई शिक्षा नीति में के कस्तूरी रंगन जी इसके अध्यक्ष थे। और लगभग इनका मेन उद्देश्य था भाई जो बच्चे एक तरीके से गरीबी में या बहुत इसके फैक्टर्स होते हैं, माँ बाप का ना सपोर्ट मिलने के कारण बहुत, है ना, या आर्थिक कमी हो गई या सामाजिक कमी हो गई, या उसके बहुत सारे बैकग्राउंड जो होते हैं, अशिक्षित परिवार है, उसकी वजह से जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, तो उनको लगभग 2 करोड़ बच्चों को विद्यालय से जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य है कि सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ दिया जाए। और इसमें क्या होगा कि भाई बच्चे, कभी कभी ये होता है कि स्कूल जाने से वो डरते हैं कि भाई पढ़ने जाएंगे तो पिटाई होगी, टीचर डांटेंगे, पीटेंगे। तो इसमें पनिशमेंट का भी एकदम जो है थोड़ा सा भी वो नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं, ना फिजिकल ना मेंटल, कोई हरासमेंट नहीं, कोई दंड नहीं है। और इसमें देखेंगे क्या कि इसका मेन जो था, तीसरी शिक्षा नीति जो बनी 5+3+3+4, अब 5+3+3+4 जो है 3 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगी, 15 वर्ष का इसका समय रहेगा। और इसमें आप देखेंगे इसी के बारे में हमको समझना है कि 5+3+3+4 क्या चीज़ है। तो 5+3+3+4 में अब 5 जो होगा वो, अब देखिए पहले जो शिक्षा शुरू होती थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति शुरू होती थी, तो 6 वर्ष के बाद बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता था। लेकिन इसमें जो है बच्चे को 3 वर्ष के बाद ही बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करवा दिया जाएगा। और फिर जब वो 3 वर्ष के बाद नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा बच्चे का, तो 1 साल नर्सरी में पढ़ेगा, फिर 1 साल UKG में पढ़ेगा, है ना, फिर उसके बाद 1 साल LKG में पढ़ेगा, है ना, फिर दूसरी साल UKG में पढ़ेगा, फिर उसके बाद तब जाके 1 में जाएगा, तब जाके 2 में जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे उसको जो है, यानी 3 साल जो प्ले स्कूल होगा, जो नर्सरी, LKG, UKG, और फिर उसके बाद क्लास 1 और 2 में। और इसको जो 5 को, यानी 3+2, यानी 3 साल प्ले स्कूल और 1-2, ये फाउंडेशन स्टेज इसको कहा गया। क्या गया? फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। ये 5+3+3+4 को आप समझ लेंगे। इसको 5 को फाउंडेशनल, इसको
इसको प्रीपरेटरी स्टेज, इसको मिडिल स्टेज, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया। यहाँ भी क्वेश्चन आता है, तो अभी डिटेल में थोड़ा सा आप समझते जाएंगे। भाई जो 5+3+3+4 है, उसमें 5 का क्या, 5 जो है 5 यानी ईयर में, यानी बच्चा 5 साल में कैसे पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, कोई परीक्षा होगी कि नहीं परीक्षा हो। तो इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। बच्चा कब पास हो गया, कब फेल होगा, फेल तो करना ही नहीं है उसको। बच्चे को खेलना है, जैसे बच्चा घर पे खेलने के लिए उत्सुक रहता है, माँ बाप के साथ खिलौने के साथ खेलेगा, उसके साथ स्कूल में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि बच्चा खेल खेल में सीखेगा। बच्चा जो है एकदम मौज मस्ती के साथ गा करके, नाच करके, ऐसे टीचर्स रखे जाएंगे जो उसको नचा गवा खिला करके और हंसा करके इस तरीके से उसको खिलाएंगे, खिलौने के द्वारा, अच्छी अच्छी गतिविधियों के द्वारा, है ना। तो उस तरीके से इसमें जो, और ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चा को लिया जाएगा, यानी 5 साल तक का बच्चा उसमें रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा आपका जो 3 वर्ष की स्टेज होगी, यानी 3 साल में, तो उसको प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे। प्रीपरेटरी स्टेज में 3, 4, 5 जो 8 से 11 वर्ष तक का बच्चा जब हो जाएगा, तो वो 8 से 11 वर्ष तक बच्चा उसमें रहेगा। और उसमें क्या होगा, बच्चे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, यानी कक्षा 3, 4, 5 में बच्चा जब जाएगा तो उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। जब 3 में जाएगा तो वहाँ से बच्चे को गतिविधि के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाई होगी। बच्चे को पढ़ाई करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा, बच्चे पे पढ़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर जाएगी, स्टडी वहाँ शुरू हो जाएगी उस बच्चे की। और यहाँ बच्चे की परीक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी। देखेंगे आप, जो 5 था इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं था और कोई टेस्ट नहीं था, कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब बच्चा कक्षा 3 में जाएगा तो वहाँ से बच्चे की पास करने के लिए बच्चे की परीक्षा हर ईयर जो है शुरू हो जाएगी। और उसमें स्थानीय भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। जहाँ जैसे मान लीजिए यूपी का तो भोजपुरी है, बिहार का तो बिहारी है, महाराष्ट्र का तो मराठी है, बंगाल का तो बंगाली है, केरल का है तो कन्नड़ है। इस तरीके से जिस स्टेट का रहेगा उस स्टेट में, उस प्रदेश की भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा डिमेरिट्स है इसकी, कि अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाना है, अंग्रेजी भाषा तो पढ़ा सकते हैं। जो लड़का पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसको ज़बरदस्ती अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अभी प्राइवेट स्कूल तो देख ही रहे हैं आपकी, बिना अंग्रेजी के उनका कुछ चलने वाला नहीं है। सब कुछ केवल हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इंग्लिश में ही रहते हैं। तो इस पर तो मानेंगे नहीं, वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे ही। तो इसमें ये जोर भी नहीं है या दबाव भी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाना, अंग्रेजी भाषा पढ़ाना। हालांकि ये जो शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति 2020 है, बहुत अच्छी है। जब कोई भी एक नई चीज़ आती है समाज में तो उसका बड़ा विरोध होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पॉजिटिव हम सोचने का हमारा तरीका, नज़रिया जो होता है, कभी कभी किसी चीज़ के प्रति जो है गलत धारणाएं बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी अच्छी धारणाएं होनी चाहिए। भी समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी, उसी तरीके से हमारा समाज प्रगति भी करेगा। हमको हर समय पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें अंग्रेजी भाषा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ सकता है। इस तरीके से उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। अगला है जो 3 साल की शिक्षा है, जैसे 5+3+3 यानी 3 साल की जो मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा कक्षा 6 में जाएगा, कक्षा 6, 7, 8 पढ़ेगा और 11 से 14 साल तक की उसकी एज होगी। तो उसमें क्या होगा कि भाई उसको एक नेसेसरी कर दिया गया, एक कंपलसरी कर दिया गया कि कंप्यूटर का ज्ञान उसको कराना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि उसको वोकेशनल एजुकेशन, एक तरीके से व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा में क्या होगा कि बच्चा पढ़े और उसका जीवन में उपयोग करे। ऐसा नहीं कि उसके घर में बल्ब लगाना है तो वो पता चले कि मिस्त्री को बुलाने जाएगा। उसको ये भी सिखाया जाए, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा था तो उसको इलेक्ट्रिक का ज्ञान कराया जाएगा। कोई बच्चा जो है नाई का काम करना चाह रहा है तो उसको नाई की शिक्षा दी जाए। कोई बच्चा माली का काम करना चाह रहा है, कोई बच्चा कारपेंटर का काम करना चाह रहा है, तो इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि जिसमें जिसकी रुचि हो, जिसकी क्षमता हो, जिसकी योग्यता हो, जिसका एटीट्यूड हो, जिसका दृष्टिकोण हो, तो उसके देख करके उसको उस स्तर की शिक्षा दी जाए तो उसमें वो बच्चा जो है पारंगत होगा और आगे चल करके उसमें काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। अब जैसे सचिन तेंदुलकर को आप देख लें, अगर क्रिकेट वो खेलना चाह रहे थे, अगर क्रिकेट में उनको जो है उस तरीके का दिया गया, सपोर्ट दिया गया, तो काफ़ी आगे निकल गए। अगर उनको कहा जाए कि नहीं आप गाना गाइए, हैं आप पता चला एक्टर बनिए, तो उसमें तो उनका नहीं हो पाएगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इसी वजह से थोड़ा सा
पुअर है कि हम अपने बच्चे को, या पूरा समाज क्या करता है कि किसी देखता है आस-पास पड़ोस में किसी का बच्चा डॉक्टर हो गया, किसी का बच्चा प्रोफेसर हो गया, तो हम वो बच्चे को सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए, हमारा बच्चा प्रोफेसर हो जाए। हालांकि उस बच्चे का झुकाव इंजीनियरिंग में है, उस बच्चे का झुकाव अगर किसी डांस में है, किसी एक तरीके से एक्टर में है, किसी कॉमेडियन में है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कॉमेडियन हो। तो उस तरीके मतलब जिस क्षेत्र में बच्चे का झुकाव होगा, जिस क्षेत्र में बच्चा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा। मेरा भी ये सुझाव है और बड़े बड़े शिक्षाविदों का भी सुझाव है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ना हो। शिक्षा का मतलब कि बच्चे के संपूर्ण विकास, बच्चे के आत्मज्ञान करा देना, बच्चे को अपने आप को समझ जाना कि बच्चा मेरा जीवन किस लिए है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ और क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है ना। हालांकि लास्ट में जाते जाते जब बच्चा नौकरी पा जाता है, कमा लेता है, बीवी बच्चे, उसके परिवार जब बढ़ जाता है, तो लास्ट में तब सोचता है, जब ये नहीं होता है कि भाई पहले तो इतना मेहनत करता है, पता चलता है मेहनत करते करते जब खाने का समय आता है तो इतनी उसके रोगग्रस्त शरीर हो जाती है कि वो खा नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसी शिक्षा दी जाए स्कूलों में केवल पढ़ाया ना जाए, उसको समझाया जाए। अच्छा, ये भी एक भी चीज़ है कि बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाता भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कभी कभी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग टीचर हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग बच्चों से भी अर्जित कर लेते हैं। तो बच्चे उसे भी ऐसा ज्ञान दिया जाए, बच्चा स्वयं जो है बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले, पढ़ने के लिए लालायित रहे, इच्छुक रहे, इंटरेस्टेड रहे। तो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। और इसमें जो है कंप्यूटर के कोडिंग वगैरह पढ़ाई जाएगी। बच्चा कंप्यूटर में आजकल देख रहे हैं आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन से कोई भी चीज़ मंगाना हो, या आप फ़ोन पे भीम ऐप, जो भी मतलब हर जगह कोई भी यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आप लेने जाएंगे तो हर जगह कंप्यूटर, मोबाइल का ज़माना, तो उस तरीके की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चा जब पढ़ा लिखा कम है फिर भी वह जो है उस चीज़ को जान करके उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेगा। क्या किसी रेलवे स्टेशन पे टिकट लेना है या जहाँ भी, मतलब हर जगह उसको कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा तो वो सफल होगा। व्यावसायिक शिक्षा मतलब कि एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन, भारतीय भाषा लेने का अनिवार्य, कोई एक जो है भारतीय भाषा, मतलब एक तरीके से जो ये अपने स्टेट में है तो किसी दूसरे स्टेट की एक भाषा को पढ़ना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा, तो वह भी ज़रूरी है। और सभी विषय को पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई विषय छोड़ी जाएगी। इसके सभी विषय, जैसे मान लीजिए साइंस हो गई, मैथ हो गई, सोशल साइंस हो गई, और इस तरीके से इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, नहीं सारे विषय उसको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई विषय उसको पढ़ाए ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में 4 साल की जो शिक्षा होती है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बात आती है, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया। उसमें जो ये जो शिक्षा नीति बनी, नई शिक्षा नीति 2020 जो बनी है, इसमें बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा अगर साइंस पढ़ना चाह रहा है, साइंस में मान लीजिए मैथ पढ़ना चाह रहा है और उसका रुझान जो है हिस्ट्री में भी है, तो नहीं मैथ पढ़ रहे हो तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तुम मतलब इस तरीके से तुम बायो पढ़ रहे हो तो तुम सोशल नहीं पढ़ सकते। तो क्या होता था पहले, जैसे कि अभी कोई स्ट्रीम नहीं होगी यहाँ पे, जैसे 9th में पहले क्या होता था कि हम लोगों के समय में कि भाई कक्षा 8 के बाद जब 9th में जाते तो भाई साइंस लेना है, जो अच्छे बच्चे होते थे पढ़ने में, हाँ साइंस लेना, तो भाई इनको साइंस दे दीजिए। अभी साइंस लेते थे, जो थोड़ा सा मिडिल होते थे तो कॉमर्स ले लेते थे, जो थोड़ा सा वो होते थे लो होते थे तो भाई आर्ट सब्जेक्ट ले लेते थे। तो इस तरीके से, तो इसमें अब ये कोई स्ट्रीम नहीं होगी। अगर कोई बच्चा साइंस का सब्जेक्ट मैथ है या बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री है वो पढ़ना चाह रहा है, फिर उसके साथ साथ अगर हिंदी पढ़ना चाह रहा है, इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, सोशल साइंस पढ़ना चाह, अगर फिर हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है तो वो भी लेकर के पढ़ सकता है। और इसमें मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट है और परीक्षा जो होगी सेमेस्टर वाइज होगी। एक देखें आप, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि परीक्षा का बुखार जब बच्चे के समय 2 महीने पहले ही केवल होता है। जैसे परीक्षा आपकी मार्च में होनी है तो बुखार कब चढ़ेगा आपका, फरवरी या जनवरी में चढ़ेगा। 2 महीने पहले बच्चा पढ़ना शुरू करता है, हाय धुन दिन रात लगा था। बाकी साल भर जो अरे यार अभी परीक्षा तो बहुत दिन है, देखा जाएगा, अभी परीक्षा काफ़ी दिन है, अभी बीच में थोड़ा 4 दिन का गैप हो जाए तब भी आदमी बच्चे सोचते लगते अरे चलो अभी 2 दिन का समय यार, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवीजन तो करना ही करना। लेकिन जब परीक्षा सेमेस्टर वाइज होगी, 6-6 महीने की परीक्षा होगी, तो बच्चा साल भर पढ़ता रहेगा। अब जब बच्चा साल भर पढ़ेगा तो होगा क्या भाई, अच्छी तैयारी होगी, अच्छा नॉलेज होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो भाई जानकारी ही सारी
अंधविश्वास सारी बुराइयों को दूर करने का जो है एक तरीके से अच्छा है कि अगर जानकारी आपके है तो आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, हर बुराई को आप समाप्त कर देंगे, है नहीं, हर जगह आप सफल हो जाएंगे। तो जब सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी तो हर 6-6 महीने बच्चे की परीक्षा होगी तो बच्चा पढ़ेगा, लगातार वो पढ़ता ही रहेगा। 6 महीने में इतना पेपर आया और ये किताबें आई, 6 महीने में ये किताब ख़त्म, फिर उसके बाद 6 महीने में वही किताब पार्ट में बांट दी जाएंगी। जो साल भर में एग्ज़ाम होते थे वो 6-6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये भी 9, 10, 11, 12 में सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। अब कोई स्ट्रीम नहीं, कोई स्ट्रीम का मतलब कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स को तीनों को मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई एक विदेशी भाषा लेना होगा, विदेशी भाषा जैसे जर्मन भाषा हो गया, फ्रेंच भाषा हो गया, है ना, इस तरीके से चाइना की भाषा हो गया, कोई एक विदेशी भाषा जो है पढ़ने के लिए स्ट्रीम कर दिया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा होंगी और विदेशी भाषा पढ़ना होगा और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब नो स्ट्रीम, इसे आप याद रखेंगे कि भाई एक तरीके से। और रटंत प्रणाली का इसमें विरोध होगा, रटंत प्रणाली का, रोट मेथड का इसमें विरोध होगा कि भाई रटंत प्रणाली नहीं होगी, कि बच्चा एक तरीके से समझ करके, सोच करके ज्ञान अर्जित करेगा ताकि उसका अस्थायी ज्ञान, और रटंत प्रणाली अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। अब इसके बाद तो ये तो आपकी 5+3+3+4 जो थी, यानी 5+3+3+4 कि ये जो, इसको आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया। क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे कि भाई इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। और इसके पहले जो आपकी 10+2 थी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी, और यहाँ पे 5+3+3, हालांकि 2022 तक ये लागू हो जाए, लेकिन कोरोना की वजह से 21-22 में लागू होने की प्लानिंग थी, लेकिन लागू नहीं हो पाई। अब देख रहे हैं कि 23 वगैरह में देखें प्लानिंग हो रही है, धीरे धीरे चल रहा है, अभी शिक्षाविदों का कार्यकाल चल रहा है और लोग करेंगे। पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर विधानसभा में, फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होगा, फिर वो पेश हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और अब चूँकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है कि पूरे जनसंख्या में मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। एक दूसरे स्टेट में लागू करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे लागू हो जाएगी। जब ये लागू हो जाएगा तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे समझ से तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या होगा ये कि अब स्नातक स्तर की शिक्षा जब दी जाएगी, स्नातक स्तर की शिक्षा में जिसको ग्रेजुएट कहा जाएगा। पहले क्या होता था भाई, इंटर करने के बाद लड़का बीए करेगा, जो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ा रहता था, जो साइंस से पढ़ा था बीएससी करेगा, जो कॉमर्स से पढ़ा था बीकॉम करेगा। अब इसमें जो है एक तरीके से बीए, बीएससी और बीकॉम का नाम नहीं होगा। सभी बच्चों को स्नातक या ग्रेजुएट कहेंगे, ग्रेजुएट कहेंगे। तो इसमें अब जो है नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि भाई वो लड़का बीए कर रहा है, वो लड़का बीएससी कर रहा है, वो लड़का बीकॉम कर रहा है। क्या करेंगे भाई, ग्रेजुएट कर रहे हैं। अच्छा देखेंगे कि ये भी 4 साल का हो जाएगा। पहले कितने साल का था, 3 ही साल का था। पहले क्या था, जब 10+2 के बाद जब लड़का बीए करता था, बीएससी करता था, बीकॉम करता था तो कितने 3 ही साल का होता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट स्नातक क्या हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। जब फर्स्ट ईयर में बच्चा जाएगा तो उसमें उसको अच्छा एक चीज़ और, इसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी, और सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ ईयर में रिसर्च की उपाधि मिल जाएगी। अच्छा एक चीज़ होता था पहले कि बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो गरीब घर से है, कोई एक तरीके इकोनॉमिकल परेशान है बेचारा, तो किसी तरीके से खींच खांच करके रिश्तेदारों के सहयोग से या अगल बगल के परिवार के सहयोग से इंटर कर लिया, तो उसके बाद वो सोचता है कि चलो भाई बीए में एडमिशन करवा लिया, बीए में 1 साल पढ़ा, तब तक थोड़ा सा अभी एक उम्र भी हो जाती है, 20-22 वर्ष की अवस्था हो जाती है। तो बच्चे के घर वाले सोचते हैं कि अरे बाबू अब तो तुम पढ़ ला, अब जा कहीं कमा धमा कुछ घर की स्थिति है, क्योंकि भोजन सब जरूरी है, पहले पेट में चारा रहेगा तभी ना पढ़ाई हो पाएगी। तो लड़का पढ़ने चला जाता है, तो कमाने चला जाता है। अब गया वो दिल्ली बॉम्बे कहीं किसी शहर में कमा करके आया, 1-2 साल कमा रहा है, उसके बाद मान लीजिए 1 साल बीए कर लिया, फिर उसके बाद घर की स्थिति दयनीय है, उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं या माँ बाप भी गरीब हैं, खेती बाड़ी भी नहीं है, एक तरीके से वो परेशान है। तो क्या करेगा, अरे यार छोड़ा पढ़ाई लिखाई, कहीं चलते हैं काम करते हैं, हाथ पैर मजबूत हो गया है, 20-22 वर्ष की अवस्था हो गई है, काम काज करेंगे, कुछ कमाएंगे और आगे फिर देखा जाएगा। अब आगे अपने भाइयों बहनों को, छोटे भाई बहन है तो उनको पढ़ाना लिखाने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो बच्चा क्या करता है कि वो 1 साल बीए करके चला जाता है, फिर 2 साल के बाद जब आएगा तो फिर सोचेगा यार पढ़ना लिखना बड़ा ज़रूरी है, आगे जिस समाज में जाएगा, चाहे दिल्ली बम्बई कलकत्ता जहाँ भी जाए, अगर वहाँ पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ वो देखेगा कि हाँ पढ़े लोगों में बड़ी इज्जत है, पढ़े लोगों का प्रमोशन हो जा रहा है, जो मेरा सीनियर है वो बीए किया
हुआ है, जो एमए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है या डिप्लोमा, तो वो सोचेगा यार मैं भी पढ़ा होता तो मेरी भी तनख्वाह बढ़ जाती, मेरी भी सैलरी बढ़ जाती। तो वहाँ वो कंपैरिजन करता है, तो आता है घर पे 2 साल बाद 3 साल बाद आता है और आता कहता है कि सर मैं फिर बीए करूँगा, ठीक है मैं जो है साल 2 साल की बात है, कमाना तो जीवन भर है, लेकिन अभी बीए वगैरह कर लूँगा तो भाई आगे मुझे आराम से काम मिलेगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, इज्जत भी मेरी होगी, मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं, मान सम्मान अगर है तो सब कुछ है। तो मान सम्मान के लेने के लिए वो फिर बीए करना चाहेगा। तो उसको क्या होता था कि भाई फिर से वो बीए 1 साल किया या बीए सेकेंड ईयर करके गया है तो थर्ड ईयर नहीं किया, तो फिर से वो बीए फर्स्ट ईयर फिर से करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे उसको जो है 2 साल जो पहले का बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ, वो 2 साल पीछे का उसका बेचारे का लॉस हो जाता था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति 2020 में उन्होंने ये बताया कि जो 1 साल का अगर लड़का बीए किया या बीएससी किया, नहीं वो तो बीए बीएससी बीकॉम का नाम ही नहीं होगा, अगर 1 साल वो ग्रेजुएशन किया है तो उसको सर्टिफिकेट की एक ही मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र उसको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर सेकेंड ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा यानी ग्रेजुएट डिप्लोमा का एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर फिर मान लीजिए 2 साल छोड़ के आया तो उसका एडमिशन थर्ड ईयर में हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा होता था कि छोड़ के आता था तो फिर उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता था, यानी 2 साल बेचारा करके गया और मजबूरी बस पैसे नहीं है एडमिशन के या घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, माँ बाप नहीं हैं या छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनके पैसे नहीं, तो वो कमाने के लिए सोचने लगेगा, भाई उम्र हो जाती है तो साथियों के साथ कमाने चला गया, फिर आया 2 साल के बाद कहने में फिर पढ़ूंगा, तो फिर वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा दे। लेकिन अभी इसमें नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर 2 साल करके हो गया है तो उसको डिप्लोमा की प्रमाण पत्र मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें फिर उसके बाद थर्ड ईयर में आकर एडमिशन वो ले सकता है। फिर उसके बाद अगर 3 साल कर लिया तो फिर चूँकि 4 साल का होगा, फिर आकर के 2 साल बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद छोड़ दिया परीक्षा, फिर उसके बाद एडमिशन करवाना। तो ऐसा नहीं है कि वो फिर ये 4th ईयर में एडमिशन करवा सकता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, सेकेंड ईयर ग्रेजुएट सेकेंड 2 साल का कर लिया डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, और इस तरीके से थर्ड ईयर कर दिया तो डिग्री का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर 4 साल का कर दिया तो रिसर्च का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब देखेंगे कि भाई इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की क्या स्थिति है। पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी जिसको कहते हैं, इसके बाद जब लड़का बीए नहीं करेगा, बीकॉम नहीं करेगा और बीएससी नहीं करेगा, नहीं करेगा ग्रेजुएट, लेकिन उसका नाम बीए बीएससी बीकॉम के नाम से नहीं रहेगा, क्या रहेगा भाई ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएट में क्या किया है, सर्टिफिकेट किया, 1 साल किया तो सर्टिफिकेट, 2 साल किया तो डिप्लोमा, 3 साल किया तो डिग्री, 4 साल किया तो रिसर्च। अब उसमें जब पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक करेगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर वह लड़का 3 साल का ग्रेजुएट किया है तो डिग्री उसको मिल गई है, यानी 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी। तो अगर करना चाहेगा तो उसको 2 साल के लिए पीजी करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट कै साल का करना पड़ेगा, 2 साल का। अगर वो 4 साल का किया हुआ है तो 4 साल का किया हुआ है तो यहाँ पे उसको 1 ही साल का केवल पीजी करना पड़ेगा, बस यही आप जान लें। और इसमें आप देखेंगे कि अब बच्चा जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह, जैसे मान लीजिए सिविल के एग्ज़ाम है, IAS PCS वगैरह हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल 1 ही साल करने के बाद सर्टिफिकेट करने के बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी उसको 3 साल ये डिग्री लेनी पड़ेगी। जो 3 साल की डिग्री लेने के बाद जो है, यानी कि कोई भी स्नातक की एक तरीके से डिग्री जब मिल जाएगी तब उसके स्नातक के बाद जितनी भी परीक्षाएं हैं स्नातक स्तर की, चाहे SSC स्नातक हो गया, चाहे आपकी IAS PCS या जितने भी स्नातक लेवल की बैंकिंग PO वगैरह की होती हैं, तो उसके बाद वो थर्ड ईयर करने के बाद ही उसको कर पाएगा। तो यहाँ भी आप इसको ध्यान रखेंगे। और परास्नातक में आप समझ ही गए होंगे कि जब अगर 4 साल का कर लिया तो 1 ही साल का करेगा, 3 साल का किया तो 2 साल का करेगा, तो उसको पीजी की डिग्री में। और जैसे पहले एमफिल होता था, एमफिल को इसमें समाप्त कर दिया जाएगा, कोई एमफिल नहीं कर पाएगा, और पीएचडी जो है 4 साल की हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि भाई कुछ इसके मेरिट्स भी हैं जो सकारात्मक सोच है। पहले क्या होता था, GDP का 3% जो है शिक्षा पे आता था, लेकिन अब 6% आएगा, अधिक से अधिक धन आएगा, केंद्र सरकार धन देगी। और जब अच्छा पैसा आएगा तो अच्छी व्यवस्था होगी, विद्यालय में अच्छे अध्यापक रखे जाएंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और अच्छी साज सज्जा से व्यवस्था होगा, सारे
सभी लोग जो है खुशहाल होंगे। तो इस तरीके से मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छाई हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ कुछ करना भी चाह रहा है तो व्यवसाय से जुड़ करके वो कर करके भी वह उस काम को करते हुए भी पढ़ सकता है, ताकि उसको कुछ अर्निंग होगी, कुछ पैसे मिलेंगे तो उसको यह नहीं रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं किताब के लिए, कॉपियों के लिए, कपड़ों के लिए और घर के खान खर्चों के लिए। वह अपने पैसों को उसके कमा करके ही पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ विदेशी विश्वविद्यालय कुछ आएंगे। जैसे पहले होता था ना कि हालांकि ये प्लानिंग नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हो रही है, नरेंद्र मोदी सरकार में इसकी प्लानिंग बनाई गई। ये मनमोहन सिंह के समय भी प्लानिंग थी कि होगी, और उस समय भी क्योंकि नई शिक्षा नीति तो नहीं थी, लेकिन ये चर्चा में था कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आए, और विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएंगे तो यहाँ के, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, ज़्यादा खर्चा पड़ता है, अगर उस विश्वविद्यालय को ही यहाँ ला दिया जाए, भारत में ला दिया जाए तो यहीं पे बच्चे पढ़ेंगे तो काफ़ी विकास होगा भाई, है ना। तो इस तरीके से, और वहाँ था कि भाई 50 करोड़ रुपया उनको देना था विदेशी विश्वविद्यालय को। तो उसमें क्या था कि भाई उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया था। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा, हम लोगों को इस पर नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा जानना है कि बीजेपी ने इसका विरोध किया था। लेकिन बाद में अब ये हुआ कि भाई जब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, नई शिक्षा नीति आ जाएगी, तो जो टॉप 10 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गए और तमाम कैलिफोर्निया, ये विश्वविद्यालय की शाखाएं यहाँ आएंगी हमारे भारत में, अपने ब्रांच खोलेंगी और यहाँ के बच्चे उसमें जाके पढ़ेंगे। तो वहाँ की शिक्षा, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, वहाँ का माहौल, यानी वहाँ के एक तरीके से कोरिलेशन हो जाएगा, सहसंबंध हो जाएगा कि वहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर, वहाँ के, मतलब एक तरीके से शिक्षा को जोड़ दिया जाएगा, नहीं पूरे विश्व को। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का वो कहना था, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो परीक्षा का परिणाम होगा वो आप देखेंगे भाई, इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई जो रिजल्ट्स बनेंगे, परीक्षा परिणाम होंगे, तो भाई रिजल्ट तो एक परीक्षा होगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी, या आप देखेंगे सेमेस्टर वाइज परीक्षा आपकी जो है 9th 10th 11th में होगी, लेकिन इसके बाद मिडिल स्टेज में तो साल भर में ही परीक्षाएं होंगी। तो इसमें जो परीक्षा होगी और कक्षा 3 से ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, जो मार्क्स मिलेगा तो उस परीक्षा के आधार पर मार्क्स मिलेगा जो परीक्षाएं होंगी। लेकिन उसके साथ साथ वो परीक्षाओं के मार्क्स उनके सेल्फ, जो बच्चा सेल्फ क्या कर रहा है, जैसे सेल्फ उसके कॉन्फिडेंस कितने हैं, बात करने का तरीका कैसा है, उसके कार्य करने की क्षमता कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी हॉबी कैसी है, उसके टाइम आने जाने का समय कैसा है, टाइम पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को देख करके उसको मार्क्स दिए जाएंगे। उसकी जो परीक्षा दिया है उसके आधार पे तो उसको नंबर मिलेगा ही। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ एक तरीके से इंटरेस्ट और सेल्फ हॉबी, इस चीज़ को देख करके भी उसको दी जाएगी, ताकि बच्चा उसके टाइम पंक्चुअलिटी को देख करके दी जाएगी, ताकि बच्चा हर अनुशासन, एक तरीके से हर चीज़ से वो जो है सकारात्मक पहलू से बंधा रहे। दूसरी चीज़ है कि बच्चे का जो मार्क्स मिलेगा उसके फ्रेंड्स का भी राय ली जाएगी, फ्रेंड के साथ उसका कैसा रिलेशन है, वो फ्रेंड्स उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स को भी कुछ दिया जाएगा कि इसके दोस्त इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, तो अगर उनकी सोच अच्छी है इसके प्रति तो उसको उसके आधार पे भी नंबर दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ वो ये उसको मन में ये भी रहेगा, अगर फ्रेंड्स के साथ मैं झगड़ा करूँगा, बुरा बर्ताव करूँगा तो मुझे नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो शुरू से ही अगर बच्चे को मान लीजिए कक्षा एक तरीके से शुरू से ही उसके मन में हो गया कि नहीं फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो भी मुझे अच्छा नंबर मिलेगा, तो अगर बच्चा मान लीजिए 12th तक आते आते अगर फ्रेंड के साथ अच्छा संबंध बना रहा तो उसके जीवन में वो अच्छा संबंध अपने पूरे जब दोस्त के साथ बनाएगा, अपने सहपाठी के साथ बनाएगा, तो अपने परिवार के साथ बनाएगा, समाज में जहाँ रहेगा वहाँ भी बनाएगा। तो एक तरीके से यह जो है एक तरीके से आप ये सोच लें कि एक दूसरे का कोरिलेशन अच्छा हो जाएगा, एक तरीके से सहसंबंध अच्छा हो जाएगा। जब
कोई चीज़ होती है ना कि जहाँ से जब वो सीख लेता है तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ भी उसका उल्टा करेगा। जब वहाँ वो सीख लेगा तो हर लोगों के साथ भी वही अच्छा व्यवहार वो करेगा। फिर उसके बाद अध्यापक भी उसका कुछ नंबर देंगे, अध्यापक के साथ कैसा व्यवहार है, अध्यापक उसकी रुचियाँ, रुझान, योग्यता, क्षमता, हॉबी और उसकी एक्टिविटी को देख करके भी कुछ असेसमेंट वगैरह उसका करेंगे, तो वहाँ से भी नंबर मिलेगा। कुछ अब देखेंगे डिपार्टमेंटल वर्क्स क्या होते हैं, उसका कार्य होगा कि सिलेबस तैयार करना, बच्चे का सिलेबस को पढ़ाना है, उसके मार्क्स वगैरह देना है, उसकी सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना, कुर्सी मेज़ की व्यवस्था करना और बच्चे के लिए फ़ैन वगैरह है, सारी चीज़ें, लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था करना और बच्चे को रेगुलेटरी चेक करना, सारी चीज़ें हैं। और प्लस जो टीचर्स का वेतन वगैरह है या बच्चे जो अच्छे हैं उनकी स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था डिपार्टमेंट देखेगा। और उसके बाद अध्यापक, अब देखें कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई टीचर बनना है तो उसके लिए पहले क्या होता था कि डीएलएड वगैरह करते थे बच्चे, जिसको बीटीसी होता था, डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो अब क्या हो जाएगा कि ये बीएड 4 साल का हो जाएगा। क्या साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। बीएड 4 साल का हो जाएगा। अब ये इंटर के बाद ही बीएड के लिए वो जो है अप्लाई कर देगा बच्चा कि इंटर के बाद, यानी जैसे आप देखेंगे बीए एलएलबी, मतलब इंटर के बाद एलएलबी वगैरह करना या इंटर के बाद ही वो जो है बीएड का कोर्स हो जाएगा। तो इसमें भी अभी सारा इसका वो उसमें परिवर्तन होगा और परिवर्तन करके इसको भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। भी टीचर बनना चाह रहा है तो उसके लिए जो शुरू से ही, जैसे मान लो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है बच्चा, तो शुरू से ही उसको इंटर के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में चला जाता है बच्चा। मेडिकल करना चाहता तो इंटर के बाद ही मेडिकल के फील्ड में चला जाता है। अगर वो टीचर बनना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पीएचडी कर लिया तब भी आकर के टीचर बन रहा है, कोई बच्चा जो है केवल बीए करके बीएड कर लिया या बीटीसी कर लिया तभी बनना चाह रहा है। अब दोनों की एजुकेशन में काफ़ी अंतर है, लेकिन वो भी वही वर्क कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। अच्छा, कोई जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है तो उस चीज़ को अपने मन में अगर वो बना लेता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हीन भावना हो जाती है कि अरे मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं भी वही छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी स्तर का अगर टीचर हो गया और कोई मान लीजिए बीए भी करके बीटीसी करके गया तो वो भी पढ़ाएगा, तो उसको तो लगेगा भाई मेरी योग्यता यही, मैं मुझे पढ़ाना चाहिए। लेकिन कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ, फिर बीटीसी आके कर लिया तो वो आके पढ़ाएगा तो उसके अंदर रहेगा अरे हम तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हम बहुत ज़्यादा जानकार हैं, हमको क्या है, ये है वो है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। भाई आपको जो सरकार सैलरी दे रही है, आपको जो रोजी रोटी जिसके माध्यम से चल रही है, जिससे आपका खान खर्च चल रहा है, जिससे आप समाज में अपने स्टैंड बनाए हैं, तो उसका वर्क तो करिए। हम करें 100% नहीं, 90% करिए, 75% करिए, 80% करिए, 70% करिए, 50% कुछ तो करिए आप। अब आज देखिए सरकारी विद्यालय क्यों बदनाम हो रहे हैं, कोई भी अच्छे लोग भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते। हालांकि सरकारी टीचर अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने एक परिवार के लोगों को सरकारी जॉब में भेजना चाहते हैं। कोई ये चाहेगा अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाता है, लेकिन वो चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के प्राइवेट टीचर हो, वो जाएगा मेरा बच्चा सरकारी टीचर हो, लेकिन पढ़ाता कहाँ है अपने बच्चों को, वो प्राइवेट में पढ़ाता है। बहुत सारी इसकी जिम्मे कमियाँ हैं। अब कमियों के बारे में चर्चा करना तो यहाँ देखेंगे भाई, अभी देखें प्राइवेट स्कूलों में कोई एडमिशन होते ही सारे बच्चों की किताबें हो जाती हैं, ड्रेस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सरकारी में क्या है, 6-6 महीना बीत जाता है, 4-4 महीना बीत जाता है, किताबें ही नहीं आती। पता चलता है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको इतना एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, जनगणना करना है, चुनाव करवाना है, डीबीटी करवाना है और बच्चों को बुलाना है, ये करना है, वो करना है, किताबें लाना है, किताबें बांटना है, मतलब इतना एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, डीएम बनवाना है, बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं ताकि टीचर उसमें उलझ जाता है। अधिकारी भी आते हैं तो ये कहते हैं भैया पहले आप उसके ये सारे वर्क को करके दीजिए, क्योंकि अधिकारियों का दबाव है कि भाई पहले जो है ये काम होना चाहिए, शिक्षा आप पढ़ाइए, ऐसा नहीं कि पढ़ाइए मत, लेकिन सबसे पहले इसको करके दीजिए। तुरंत मीटिंग होती है, इस पर फोकस है, उस पर फोकस है, ये है करना वो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ निगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हैं। निगेटिव पॉइंट्स में तो इंग्लिश को जोर नहीं दिया गया, लेकिन ये है कि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ही उनका मेन जो है। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ेंगे, अच्छा इंग्लिश अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आगे के बच्चे जो है अच्छे तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि आगे के जो साइंस वगैरह के सब्जेक्ट है, फिजिक्स है,